नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लासेस में एक बार पुनः हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स क्लास में डिस्कस कर रहे हैं समता का अधिकार। समता के अधिकार में अब तक हम लोगों ने आर्टिकल 14 में पढ़ा, जो विधि की समझ समता का अधिकार और विधि के समान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, और हमने ये भी देखा कि जो आर्टिकल 14 था वह सभी व्यक्तियों को मिला हुआ अधिकार है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 के बारे में। आइए सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में देखते हैं। तो समता का अधिकार, जैसा कि हम जानते हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा क्या है, समता का अधिकार दिया गया है। इसमें आर्टिकल 14 को हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में किया हुआ है पूरा कंप्लीट, वहाँ पर एक एक चीज़ों से जुड़ी हुई हमने डिस्कस की है, आप उसे देख सकते हैं एक बार जा कर के। ठीक, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 के बारे में, जो समता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसमें 5 प्रावधान हैं। मूल संविधान में आप देखें 3 थे, बाकी बाद में 2 जोड़े गए। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 15(1) कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग, ठीक, इन 5 चीज़ों को यहाँ पर वर्णित किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक शब्द और देखिए जो आपको ध्यान में रखना, वो क्या है, नागरिक शब्द। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ, है ना, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह अधिकार यानी नागरिकों को मिला हुआ है, व्यक्ति को नहीं मिला है। जो अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं नागरिकों के साथ जो विदेशी व्यक्ति भारत में हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो अधिकार नागरिकों को मिलते हैं उसमें सिर्फ नागरिक यानी भारतीय नागरिक सम्मिलित होते हैं। तो अनुच्छेद 15 के तहत जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, यह नागरिकों को मिला हुआ है। ये बात आपको बार बार ध्यान में रखनी होती है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, मतलब ये कोई भी विभेदीकरण यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 15(2) में यदि हम देखें तो यहाँ पर कहा जाता है कि उपरोक्त में से किसी भी आधार पर, मतलब यही उपरोक्त है ना, 1, 2, 3, 4 और 5 है ना, ठीक, उपरोक्त में से किसी भी आधार पर किसी नागरिक को दुकानों, भोजनालयों, भले ही प्राइवेट ही क्यों न हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राज्य के साथ साथ राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि ये लोग भी ऐसा कुछ न कर पाए, है ना। ठीक, निजी व्यक्ति का दुकान हो सकता है, निजी व्यक्ति का होटल हो सकता है, ठीक, तालाब निजी और सार्वजनिक हो सकता है, कुआं, समागम स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक यानी कि राज्य और जो लोग भी हैं, प्राइवेट लोग, निजी भी लोग हैं, वह भी किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। यानी इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है, अस्पृश्यता की समाप्ति। ठीक, या अपनी भाषा में से कह लें छुआछूत को यह क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक, तो आर्टिकल 17 के साथ साथ आर्टिकल 15(2) भी छुआछूत को रोकने का ऐसा प्रावधान है संविधान में करता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 15(3) की। अब देखा जाए तो यह जो है अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का क्या है, अपवाद है ना। आर्टिकल 15(2) में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक, तो इसी आधार पर देखिए मातृत्व अवकाश जो दिया जाता है महिलाओं को, है ना, ठीक, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान, तो उस पर जो है यह आर्टिकल 1 और 2 रोकेगा नहीं। यानी यह क्या है, अपवाद है 15(1) एंड 15(2) का। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। 15(4) की बात करें, यह देखिए, पहली बात तो यह मूल संविधान में नहीं था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक, 1951 के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, है ना। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक, एक मामला है जो इससे जुड़ा हुआ है ना, जहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, मद्रास राज्य
बनाम चंपकदुराई राजन। इस मामले के तहत जो निर्णय आया उसी को आधार बना करके, है ना, ठीक, चंपकम भी लिखा होता है, चंपकम दुराई राजन, उसी के आधार पर इसको जोड़ा गया। क्या है यह अनुच्छेद? यह कहता है कि राज्य जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े नागरिकों के हित में कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। यदि देश के नागरिकों में कोई कम्युनिटी या कोई वर्ग ऐसा है जो क्या है, समाज के मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, ठीक, तो उसके हित में शैक्षणिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, यानी उसे भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिले, इससे संबंधित जो है सरकारें प्रावधान कर सकती हैं और उसे इस बात का अपवाद नहीं माना जाएगा। आगे चल करके आप देखिए अनुच्छेद 15(4), यह भी बाद में जोड़ा गया, 15(5), राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के संबंध में SC ST, है ना, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, OBC अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए, ठीक। और यह जो आपका आर्टिकल 15(5) है, यह आपका 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया। 93वें संविधान संशोधन 2005 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। बाद में अशोक कुमार वर्सेस भारत सरकार विवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड ठहराया, है ना, कहा कि नहीं ये सही है, आरक्षण संबंधित प्रावधान होना चाहिए। अशोक कुमार वर्सेस भारत सरकार 2008, यह इससे संबंधित ये क्या है, विवाद है ना, तो इसमें इसको सही ठहराया गया। तो इस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं में, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यह जो राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में, तो इसमें कौन कौन सी शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कि आरक्षण की व्यवस्था किन किन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लागू होगी, क्या प्राइवेट स्कूलों में भी होगी? तो बिल्कुल होगी, है ना। 15(5) के तहत जो रिजर्वेशन के सिस्टम किया गया है SC ST और OBC के लिए, यह सार्वजनिक संस्थाओं में और निजी संस्थाओं दोनों में लागू होगा। धार्मिक संस्थाओं में यह लागू नहीं है, धार्मिक संस्थान में इसको लागू नहीं किया गया है, ठीक, वह इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 15 हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि यह भारतीय नागरिकों को मिला हुआ मौलिक अधिकार है, ठीक। इसमें युक्त निबंधन भी है, जैसे अनुच्छेद 15(3) में आपने देखा, जो 15(1) और 15(2) का अपवाद है। बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट करके 15(4) और 15(5) को जोड़ा गया और उसमें विशेष प्रावधान विशेष वर्गों के लिए किया गया। रिजर्वेशन सिस्टम जो आपके देश में है आरक्षण, वह इसी अनुच्छेद में, इसी के आधार पर जो है दिया जाता है। रिजर्वेशन पर यहाँ बात नहीं की जा सकती, रिजर्वेशन संबंधित बहुत सारे केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है अपने आप में और टॉपिक भी है। तो फिलहाल यहाँ पर इतने ही, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग अगले अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समता, है ना। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी जो है या सरकारी सेवाएं जो है उनको हम लोग लोक नियोजन शब्द से कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लगभग 5 आपके, है ना, 16(1) ऐसे ही करके 2, 3, 4, 5, है ना, 5 आर्टिकल इसके हैं, सब आर्टिकल इसके अंतर्गत। 16(1) प्रावधान करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्तियों के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, है ना, यहाँ पर भी नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले अनुच्छेद 16 भी किसके लिए, नागरिकों के लिए है। अवसर की समानता होगी, है ना, जो अवसर यानी कि जो भी वैकेंसी वगैरह आएगी उसके लिए क्या किया जाएगा, वो समानता होगी, है ना। और इसमें देखिए, हाँ, इसके पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखिए धर्म था अनुच्छेद 15 में, मूल वंश था, जाति थी, लिंग था और जन्म स्थान था। लेकिन यहाँ पर 2 और ऐड हो गए हैं, वंश, क्रम और निवास, है ना। यह अनुच्छेद 15 में नहीं था, ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये 2 जो है आपके और ऐड हो गए, ठीक। मतलब इसके आधार पर भी राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा कोई भी नागरिक, केवल इन 7 चीज़ों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन 7 आधार पर राज्य के अधीन किसी भी सरकारी नौकरी से नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। यानी कोई भी भेद इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि आप इस स्टेट के हैं या किसी और स्टेट के हैं, आप भारत के नागरिक हैं तो ठीक है ना।
ये बात है यहाँ पर, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं, है ना, ठीक, यह क्या करते हैं, यह लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की गारंटी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गारंटी प्रदान करते हैं, ठीक। आगे है, देखिए, अच्छा एक बात और समझिएगा यहाँ पर। अच्छा तीसरा भी देख लेते हैं पहले। तो ये 16(2) हो गया। इसके बाद आपका 16 क्या है? 3 है। यहाँ पर एक संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है ना, ठीक। तो संसद के को यह अधिकार दिया गया है कि आप जो है किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उसकी विशेष स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि राज्य के संसाधनों पर दूसरे राज्य के लोग जो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न है, वह आकर के सभी नौकरियों में हावी हो जाते हैं। तो उस राज्य के लोग कहीं ना कहीं और पीछे होते चले जाते हैं। तो उस समता को इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य क्या है? समानता को बनाए रखने के लिए ही फिर उस राज्य के संबंध में कहते नहीं भाई यहाँ की नौकरी में बाहर के लोग अलाउड नहीं होंगे, या फिर वहाँ के जो लोग होते हैं उनको कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया जाता है, उनसे संबंधित मतलब रिजर्वेशन टाइप की चीज़ें हैं, है ना। तो ये निवास वाला देखिए है, आप पीसीएस वगैरह का भी एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे अलग अलग स्टेट जो है अपने लोगों के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी या कुछ स्पेशल जो है शर्तों को रखता है, बाहरियों के लिए कुछ अलग शर्तों का, है ना। कई बार आप देखिए फॉर्म में ही जो फॉर्म आते हैं तो जो अदर स्टेट के लोग होते हैं उनके लिए कॉस्टली हो जाता है, जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए सस्ता रहता है। तो ये सारे विभेद करने का अधिकार चूँकि उसे मिला हुआ है संसद के द्वारा, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसका संवैधानिक अधिकार है, ठीक। तो यहाँ पर जो है लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तों को लागू कर सकता है। एक बात और समझिएगा कि यहाँ पर जो है अवसर की समता यह योग्यता का निर्मूलन नहीं करता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि बस आप किसी को भी, ठीक, यहाँ पर शैक्षणिक और मानसिक योग्यता है उसके आधार पर रोका जा सकता है ना, ठीक। तो जो भी पद होगा उसके लिए अपना एक शैक्षणिक एक शर्त होगा, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्हता आपको धारण करना पड़ेगा, और मानसिक रूप से आपको, है ना, ठीक, मानसिक शारीरिक इन योग्यताओं को चेक कर सकता है, ठीक। शैक्षणिक शारीरिक और मानसिक योग्यताएं आपकी चेक की जाएंगी। इनमें से किसी भी आधार पर भी आप खरे नहीं उतरते, कोई अर्हता नहीं रखते, तो राज्य आपके साथ भेद कर सकता है, मतलब आपको उस पद के लिए अपात्र घोषित कर सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यह योग्यता का निर्मूलन नहीं करता है ना, बल्कि अवसर की समता की गारंटी प्रदान करता है। 16(3) के बाद 16(4) है, राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पिछड़े वर्ग के हित में आरक्षण संबंधी उपबंध कर सकेगा, है ना। नौकरियों में जो रिजर्वेशन आया वो यहीं से आया, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन दी गई। पहला क्या था कि वह पिछड़े वर्ग से हो, वह पिछड़े वर्ग से होना चाहिए, और सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो, है ना। मतलब जैसे अगर कोई सी सेवा में आप रिजर्वेशन दे रहे हैं किसी पद के लिए, तो उस खास वर्ग को आपको देखना होगा कि उनका जो है उस में जो है क्या है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। तो देखिए एक तो उसका पिछड़े वर्ग से होना अनिवार्य है, और पिछड़ापन यहाँ पर बाद में भले ही इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा जाने लगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की बात की गई थी, है ना। जो लोग समाज के मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम किया गया था। दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखा गया जाना था सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के अनुसार कि उस व्यक्ति का उस सेवा में उचित प्रतिनिधित्व, यानी उस समुदाय के लोगों का, है ना, अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि संख्या के आधार पर इसको चेक कर लेते हैं, है ना, कि कोई कम्युनिटी है बहुत ही लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन उसकी है, लेकिन अगर देखा जाए सरकारी सेवाओं में उसका क्या है नहीं है, तो उनको आप आरक्षण के क्रम में ला सकते हैं और रिजर्वेशन वहाँ पर दिया जा सकता है। इसका प्रावधान 16(4) के तहत किया जाता है, ठीक। अच्छा इसमें कई बार संशोधन भी हुआ, है ना, और इसी में देखिए 4A भी जोड़ा गया, 16(4A) एक अमेंडमेंट आपका था 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ, और इसी को फिर सुधारा गया 50वें संविधान संशोधन में 2001 से संशोधित किया गया, और फाइनली यही था कि SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाएगा नौकरियों में भी, है ना। इसके पहले वाला जो हमने भी चर्चा किया था वहाँ पर देखिए क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट में मतलब किसी भी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए था रिजर्वेशन। ये बात हो रही नौकरियों में आरक्षण की बात है, दोनों में डिफरेंट, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद को मिलाइएगा मत। ये 16 में आता है, वो 15 में आता है ना, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे,
ये दोनों को एक नहीं करेंगे। वो क्या है, जो आपका नंबर और कटाव आता है ना, आप कहते हैं ओबीसी का इतना आ गया, जनरल का इतना आ गया, उसका नंबर कम था तब भी एडमिशन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसको रिजर्वेशन मिला, वो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग है ना। और यहाँ पर आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग क्या है, नौकरी वाली बात है ना। जो नौकरी पा गया, उसका नंबर हमसे कम था तब भी हम 2 नंबर से रह गए, इस तरह से जो बातें आती हैं, तो उसको यहाँ पर इसके अनुसार जो है नियोजन का मतलब क्या होता है, नौकरी से, सरकारी नौकरियों से, ठीक। फिर लेकिन यहाँ पर देखिए है कि भाई इस आधार पर आप भेद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सरकारी नौकरियाँ ऐसी थी जो धर्म विशेष के लिए, जैसे अब देखा गया कि सेना में जो धर्म गुरु होते हैं, तो अब अगर हिंदू धर्म का धर्म गुरु होगा तो वहाँ पर तो धर्म के आधार भेद करना ही पड़ेगा, वहाँ किसी समुदाय को आप थोड़ा रख सकते हैं, तो वहाँ पर आप भेद कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर राज्य को छूट दिया गया। तो यहाँ लिखा गया यही 16(5) के तहत, आर्टिकल 16(5) के तहत कि किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख उसी संप्रदाय से होगा और इस संबंध में ऐसा प्रावधान राज्य कर सकता है, उसको ये अधिकार है ना। वहाँ पर आप इसको नहीं क्रिएट कर देंगे, नहीं मुसलमान को भी मतलब वो जाकर पूजा वूजा कराने का अधिकार होना चाहिए, या मान लीजिए जैसे धर्मगुरु अगर हिंदू के हैं तो मौलवी साहब भी होते होंगे, तो अब ये नहीं कोई हिंदू चला गया, नहीं हमको मिला है और आप यहाँ पे धर्म के आधार पर देखिए, है ना, भेद नहीं कर, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर उसके लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 16(2) का अपवाद ही है 16(5), है ना। और ऐसे प्रश्न देखिए बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, घुमा उमा करके आगे पीछे से। तो जब भी आप पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए और एक एक आर्टिकल को ध्यान समझिए, कौन किसको अपोज करता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, किस आर्टिकल का क्या उद्देश्य है ना, ठीक। अभी लिख कर आ जाएगा कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता योग्यता का निर्मूलन करती है, और मान लीजिए स्टेटमेंट आपको फॉल्स चेक करना हो तो ये फॉल्स नहीं है ना, ये सही है कि ये फॉल्स होगा, मतलब अवसर की क्षमता जो है योग्यता का निर्मूलन नहीं करती है ना, ठीक। मतलब आप शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक रूप से चेक कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर बनाए रखता है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, इन आधारों पर आप जो है अपात्र नहीं घोषित कर सकते, ठीक। यहाँ पर 2 और जुड़ गए थे, वहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 7 आधार थे, वंशक्रम और निवास, है ना। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल 17 और इस प्रस्तावना का अंत, अनटचेबिलिटी को, है ना, छुआछूत को समाप्त करने के लिए। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया समाज में व्याप्त किसी प्रकार की अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है ना। और राज्य को दिया गया है कि किसी प्रकार की छुआछूत के खिलाफ आप क्या करिए, कानून बना सकते हैं, दंड दे सकते हैं, है ना। आर्टिकल 17 के साथ साथ आर्टिकल 35 भी है, ठीक, जो राज्य को ऐसी शक्ति देता है कि वो अस्पृश्यता के खिलाफ क्या करे, कानून बना सके, दंड का प्रावधान कर सके, है ना। और इसीलिए देखिए छुआछूत को रोकने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे 1 से 6 माह तक सज़ा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। दोबारा ऐसा करने पर इस सज़ा को बढ़ाया भी जा सकता है ना। और इसी के तहत फिर देखिए आपके यहाँ SC/ST एक्ट, जिसकी बात करते हैं हम लोग बार बार, आया है ना। SC/ST अधिनियम 1989 में आया था, 1990 में इसको, है ना, लागू किया गया, ठीक। तो इस प्रकार से यह छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 और इस प्रस्तावना अनटचेबिलिटी का उन्मूलन। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत की बात करता है कि जब देश आज़ाद हो गया तब किसी के पास कोई उपाधि वगैरह नहीं होगी, जो पहले लोग उपाधि धारण करते थे, है ना, बादशाह, खान साहब, इस टाइप की उपाधियां अब नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 18(1) में कहा गया कि राज्य, सेना एवं विद्या, है ना, सेना में अभी भी क्या है, उपाधियाँ दी जाती हैं, परमवीर चक्र प्राप्त, है ना, अशोक चक्र प्राप्त, ऐसा ही कुछ, ठीक, वीर चक्र। और विद्या संबंधी जैसे जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना, जो PhD वगैरह कर लेते हैं, तो संबंधित सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि नहीं प्रदान करेगा, है ना। इन दोनों को छोड़ करके कोई अन्य उपाधि आप जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक। 18(2) में बात की गई, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, है ना। कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक है तो वह विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, ठीक। इसके बाद आर्टिकल 18(3) में कहा गया कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है मतलब जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। बस इसमें एक शर्त यही कि राष्ट्रपति की सहमति पर। यदि कोई मान लीजिए भारत का नागरिक नहीं है और वह जो है राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर काम कर रहा है, तो काम करते हुए वह विदेशों से उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर।
आगे चल करके इसमें एक और अनुच्छेद 18(4) भी जोड़ दिया गया, ठीक। और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं, मतलब भारत का हो, कोई भी नागरिक चाहे भारत का हो या कोई भी व्यक्ति चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, राज्य के अधीन लाभ और विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से वह भी उपाधि धारण कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर ही, है ना, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केवल पहले क्या है, जो भारत का नागरिक नहीं था उसके लिए बात की गई थी, इसके बाद बात की नहीं भारत का भी होगा तो भी, क्योंकि भाई नागरिक के साथ भेदभाव क्यों होगा, वह भी उपाधि धारण कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर ही, है ना। और उपाधि नहीं, पुरस्कार वगैरह भी मतलब वो ग्रहण कर सकता है। ये सचिन तेंदुलकर जो फरारी मिला था, है ना, गिफ्ट, तो उसके लिए डिबेट हुआ था, तो यहीं पर, है ना। तो ये सारे जो डिसीजन आए फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 18 के साथ ही आपका समता का अधिकार कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, है ना। तो इसको आप ढंग से नोट्स बना कर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, उसको भी आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू।